तो लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे कि एक सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट है, इसका इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है। ठीक है, इसके एक्सिस पर, ठीक है, इसके सेंटर से, यहाँ से मिडिल पॉइंट से, ओके, इसके मिडिल पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस मेजर करते। सो यहाँ से ले करके एट सर्टेन डिस्टेंस क्या लिया गया था, आर पे, ये जो डिस्टेंस है दिस इज आर। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ है बी। ठीक है, इसको बी एज ए फंक्शन ऑफ आर कर सकते हैं। ये हम लोग फाइंड कर रहे थे। उसके लिए हमने क्या किया, हम लोगों ने माना कि जो परमानेंट मैग्नेट है इसको हमने रिप्लेस कर दिया था एक कॉइल से। ठीक है, और हम लोगों ने क्या किया था, एक कॉइल का एक छोटा सा पतला सा सेक्शन यहाँ से लिया था, dx सेक्शन ले करके, फिर इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे जनरेट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड dB निकालेंगे, और फिर उस dB का इंटीग्रेशन किया गया था। तो dB का जब हमने इंटीग्रेशन किया था तो B है वो आ गया था, B इज इक्वल टू, ये आप लास्ट क्लास में देख सकते हैं फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 इंटू 2 एल ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ये आ गया था। ठीक है, अगर ये 2 नहीं आया हो तो, अगर बाय द वे मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने किस फॉर्म में डिराइव किया था, ये इतना तो आया ही होगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब आ गया। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि ऊपर और नीचे, ठीक है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। एक्चुअली जो B आया था इससे पिछले स्टेप में वो ये था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। ओके, और अप्रोक्सीमेशन लिया गया था और सर माइनस L से लेकर के L तक इंटीग्रेशन किया गया था dx। ठीक है, तो यही इंटीग्रेट होकर के 12 वाला टर्म देता है। ओके, जब ये इंटीग्रेट होगा तो फिर ये L आएगा, इंटीग्रेशन से करेंगे तो यहाँ पर 12 का टर्म देगा, तो वही मैंने 12, ये 2 कैंसिल भी हो जाएगा ऊपर नीचे। ठीक है, हम चाहें तो कैंसिल भी करके लिख सकते हैं। तो ये B हमने निकाल लिया था। अब आपको ये याद होगा कि B की मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है। जो इस बार मैग्नेट को हमने एक कॉइल के फॉर्म में इमेजिन कर लिया, एक्चुअली में यहाँ पे कोई कॉइल है नहीं, ये एक्चुअली में एक बार मैग्नेट ही है जो कि परमानेंट मैग्नेट है। लेकिन हम नहीं जानते कि ये जो बार मैग्नेट में मैग्नेटिज्म है इसके पीछे क्या कॉज है। ठीक है, हम लोगों ने यूजिंग बायोट-सेवर्ट लॉ हमने ये कहा कि अगर हम इस मैग्नेट को हटा दें और इसके बदले में एक सोलिनॉइडल कॉइल रख दें, ठीक है, और उसे कुछ सर्टेन डायमेंशंस की वजह से फिर क्या होता है, ये वही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है। ठीक है, उसमें आपको कुछ आई इमेजिन करना पड़ता है, एक कॉइल इमेजिन करना पड़ता है और उसमें एक करंट इमेजिन करना पड़ता है, जबकि रियल मैग्नेट्स में ऐसा कोई करंट नहीं हो रहा होता है, कोई कॉइल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आपको मालूम है कि अगर हमने कॉइल लिया है, एक लूप ऑफ कॉइल लिया है, ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट, अगर इसमें करंट इधर की तरफ भेज रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो या उल्टा ले लेते हैं। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट करंट इधर की तरफ भेज रहे हैं तो ऐसे करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा यहाँ से बाहर की तरफ होता है m। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू होती है I इंटू एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इज ए यूनिट, ए क्या होता है, एक वेक्टर होता है व्हिच मैग्नीट्यूड इज दिस एरिया, एंड यूनिट वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर टू दैट एरिया होता है। ठीक है, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड इसके एरिया के बराबर होता है, एरिया ऑफ द लूप, एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है देन दैट, उस केस में क्या होता है, n इंटू आई इंटू ए होता है। n टाइम्स जो होता है वो फील्ड जो है स्ट्रॉन्गर हो जाता है जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये n i a गिव्स यू द मैग्नेटिक मोमेंट
ओके, इसको हम मैग्नेटिक मोमेंट कहते थे। तो ये बार मैग्नेट है, इट डजंट हैव एनी कॉइल और करंट, बट इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर मैग्नेटिज्म वाली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, सो इट मस्ट हैव ए मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है, और वो उस मैग्नेटिक मोमेंट को अगर हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए जो फिक्सिशियस कॉइल या सोलिनॉइड हमने एज्यूम किया था, इसके बदले हमने क्या किया, एक जो कॉइल ऐसे एज्यूम कर रखा था, उस कॉइल का कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा, वो क्या होगा, NIA होगा, ठीक है। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हमें नहीं मालूम है कि बार मैग्नेट का क्या होता है, तो उसको हम m से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हम ढूंढते हैं कि देखो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न जो है वो स्मॉल n है, स्मॉल n एक्चुअली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ओके। सो n into L विल गिव यू द कैपिटल N। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। सो कैपिटल N क्या हम लिख सकते हैं, कैपिटल N इज इक्वल टू n into L, ठीक है। उसके बाद इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, इस सोलिनॉइडल कॉइल जो हम मान रहे हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस एरिया इज पाई इंटू इसका जो रेडियस लिया गया था, मेरे हिसाब से a लिया गया था, हाँ a ही तो है, तो पाई a स्क्वायर, तो पाई a स्क्वायर इसका एरिया है। तो अगर इस कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स n इंटू L हो गया, इंटू I को हम रहने देते हैं, और एरिया ऑफ द लूप इज व्हाट, पाई a स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर। सो यहाँ पे n है, L है, I है, a स्क्वायर है, यू ओनली नीड पाई, आपको सिर्फ पाई चाहिए। तो पाई की वैल्यू हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 की कोई जरूरत है नहीं, हम 2 को हटा देते हैं, ओके, 2 कैंसिल आउट हो चुका है। सो पाई ऊपर नीचे हम पाई मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। तो पाई मल्टीप्लाई करने से आपको न्यूमरेटर में टर्म मिल जाएगा, वो क्या होगा कि b जो है वो आ जाएगा म्यू नॉट NI, ये सारे टर्म्स जो हैं वो मैं टिक आउट कर रहा हूँ, NILA स्क्वायर और एक पाई, दिस ऑल टर्म्स विल मेक द मैग्नेटिक मोमेंट, ओके। तो इसको हम लोग m लिख देते हैं, ठीक है, और म्यू नॉट अपॉन यहाँ पे पाई है, म्यू नॉट अपॉन पाई m अपॉन r क्यूब, ठीक है, m अपॉन r क्यूब। तो ये हम लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला है, लेकिन इसमें टर्म मिसिंग आ रहा है। Note that the magnitude of the magnetic moment of the solenoid is m is equal to n into 2l। ओके, लेंथ हम लोगों ने गलत लिया है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लेंथ, ये लेंथ हम लोगों ने स्टार्टिंग में पिछले क्लास में हमने इसका लेंथ 2l लिया था, ना कि l लिया था, ओके। इसका लेंथ 2l लिया गया है, इसलिए हम इस 2 को भी छोड़ देंगे यहाँ पे, ओके। यहाँ पे 2 भी हमें छोड़ना पड़ेगा, वही मैं, आप लास्ट क्लास से इसको मैच कर लें, ठीक है। मुझे याद नहीं था कि एक्चुअली ये लेंथ हमने 2l लिया था, ओके। तो यहाँ पे 2l था, और अब एक पाई भी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे पाई डाला है और यहाँ पे भी पाई डाल दिया। अब आप देखेंगे कि जो m इंटू एल, यहाँ पर l के बदले आपको 2l पुट करना होगा, ओके। अगर आप l लेते तो वो वाला आंसर आता, अगर आपने फिर पहले वाला जो इंटीग्रेशन था -l से l नहीं, -l/2 से l/2 लेना पड़ता, अगर आपने इसका लेंथ l लिया होता तो। लेकिन लेंथ जो है वो इवन बुक के कैलकुलेशन में और जो हमने लास्ट क्लास में किया है, ठीक है, उसमें 2l लेंथ ही लिया गया है, ठीक है। तो 2l लेंथ के हिसाब से आंसर में यहाँ पे आपने देखा कि एक 2 बच जाएगा, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और ऊपर में m आ जाएगा। फिर आपको मालूम है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7। तो क्यों ना इसको भी हम 4 पाई ही बना दें, ओके। बायोट-सेवर्ट लॉ में हम ये कांस्टेंट यूज करते हैं, जो ज़्यादातर यूज होने वाले कांस्टेंट होता है, हम उसी फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे।
तो इसको हम B को लिख सकते हैं इस तरीके से, सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m 2m बाई आर क्यूब। ओके, हाँ, ये जो फील्ड ले रहे हैं इज एट ए सफिशिएंट डिस्टेंस, सफिशिएंटली फार है वो इस सेंटर से। अगर आप बहुत नज़दीक चले जाएंगे तो ये आर क्यूब वाला टर्म नहीं लगेगा, फिर आपको एक्चुअल इंटीग्रेशन जो है विदाउट अप्रोक्सीमेशन वो आपको करना होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। यहाँ पे हम चाहें तो वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर की तरफ है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ m, साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर इधर ही है, यानी दोनों जो वेक्टर से पैरेलल है। ओके, तो सीधे आप लिख सकते हैं कि b वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। इस तरीके से एक बार मैग्नेट के एक्सिस पर हमने निकाल लिया है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसको पहले हमने कॉइल मान लिया, ठीक है। अब कॉइल मानेंगे तो उसका कुछ रेडियस होगा, ठीक है, उसके अंदर कुछ करंट इमेजिन किया गया, कुछ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इमेजिन किया गया, ठीक है। जो चीजें इमेजिन की हैं दैट विल फॉर्म द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक मोमेंट, एंड लास्टली हम क्या करेंगे, वो सारे जो आपने जो क्वांटिटीज इमेजिन कर रखी तो उनको हम वापस हटा लेंगे और हम परमानेंट मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मोमेंट है उससे रिप्लेस कर देंगे। वी विल रिप्लेस द मैग्नेटिक मोमेंट फार्मूला ऑफ द सोलेनॉइडल कॉइल बाय द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। सो हम परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट m है, विच कैन बी कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली, बिकॉज उसमें कोई करंट नहीं होता, कोई सोलेनॉइड नहीं होता, लेकिन जो सोलेनॉइड इमेजिन किया है उसका मैग्नेटिक मोमेंट तो हम निकाल सकते हैं ना NIA के फार्मूले से, ठीक है। एंड V N आपको इमेजिन करना पड़ता है, I इमेजिन करना पड़ता है, A इमेजिन करना पड़ता है, तो आपको फार्मूला मिल जाता है B का। लेकिन फाइनल स्टेप में हम क्या करते हैं, फिर से हम उन चीज़ों को रिप्लेस कर देते हैं इस परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट से, एंड दैट गिव्स यू दिस फार्मूला, ठीक है। तो अब एक दूसरा फार्मूला जो इसी फॉर्मेट में है, जो हम लोग अभी डिराइव नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस इमेजिन कर रहे हैं कि वो भी सही होगा, ठीक है, और वो सही होता है जस्ट फॉर कि आपको जानकारी दे दी जाए। तो ये एक मैग्नेट है, या मैग्नेट में कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना रहा हूँ, तो मैं छोटा सा मैग्नेट बना, ये एक बार मैग्नेट है। नाउ इस बार मैग्नेट के एक्सिस पर यहाँ से हम डिस्टेंस ले रहे हैं r डिस्टेंस पर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है b, ठीक है, दिस b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m बाई आर क्यूब, वेयर r इज दिस डिस्टेंस, और मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो इसमें यहाँ से यहाँ इधर की तरफ होता है, दिस इज द m मैग्नेटिक मोमेंट है जो इधर की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये है एक्सियल पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करें, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर सफिशिएंटली लार्ज डिस्टेंस पे, मतलब लार्ज का क्या मतलब है कि ये डिस्टेंस r ले रहे हैं, दिस r मस्ट बी मच ग्रेटर देन दिस a और l, ये l या 2l से काफ़ी बड़ा होना चाहिए, तभी ये फार्मूला एप्लीकेबल है। जब ऐसा होगा, ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट तो यहाँ पे भी इधर ही होगा। अगर आप इस पॉइंट पर देखें तो इस मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट हम देख रहे हैं वो तो मैग्नेट का होता है, वो हमेशा इधर राइट हैंड साइड में होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इस पॉइंट पर वो इधर की तरफ होता है, ठीक है। ये आपको याद होगा जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते थे, ठीक है, तो उस केस में डाइपोल के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव लेके चलते थे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है, तो उसके एक्सियल पोजीशन पर इधर होता था, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे अपोजिट डायरेक्शन में होता था, ठीक है, ये याद होगा आपको। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है यहाँ पे वो मैग्नेटिक मोमेंट के उल्टा होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अपोजिट में होता है फील्ड इन केस ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक, इक्वेटोरियल पोजीशन में इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक
डाइपोल, जो फील्ड होता है वो डाइपोल मोमेंट के उल्टा होता है। तो यहाँ पे भी वो चीज़ एप्लीकेबल है, ठीक है। हम लोग इसको प्रूव अभी नहीं कर रहे हैं, आप इसको चाहें तो थोड़ा वेक्टर लगा के कर सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे हैं। सो बी इधर होता है, आप चाहें तो इसको एक्सियल ए एक्स एक्सियल और यहाँ पर ई क्यू लगा सकते हैं, इक्वेटोरियल। बाकी इसका जो वैल्यू है वो हाफ हो जाता है, ये होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब। बिल्कुल सेम है। जब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिस्कस करते हैं तो उस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, वो एक्सियल पोजीशन में जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बाई आर क्यूब, वेयर p इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। p की वैल्यू क्या होती है 2qa इंटू p कैप इज ए यूनिट वेक्टर, ठीक है, अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, ठीक है। सो ये p मोमेंट वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बिल्कुल सिमिलर आपको सिचुएशन मिल रहा है, 2m बाई आर क्यू 2p बाई आर क्यू। बस आपको क्या मिलता है, यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है 1/एप्सिलॉन नॉट को हमने रिप्लेस कर दिया है म्यू नॉट से, और फार्मूला बन जाता है बिल्कुल मैग्नेटिक मोमेंट वाला फार्मूला आपको मिलता है। 1/एप्सिलॉन नॉट को म्यू नॉट से आपको रिप्लेस करना है, अब बाकी सारा फार्मूला सेम होता है। यहाँ पर भी आपको मालूम है एक्सियल में क्या होता है, इक्वेटोरियल में क्या होता है, यहाँ पर से 2 हट जाता है, यहाँ से 2 हट गया। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ परमानेंट मैग्नेट, बार मैग्नेट, सिलेंड्रिकल जो कि, ठीक है। अच्छा, आपको मैंने पहले ही बताया था कि कुछ लोग स्टार्टिंग में बहुत पहले यहाँ पर -qm और इधर +qm इमेजिन करने लग गए थे। वो इसी वजह से था क्योंकि उन्होंने देखा गया कि जो मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला आ रहा है वो बिल्कुल मैच करता है इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले फार्मूले से, मैच करता है। तो इनको लगा क्या कि मैग्नेट जो है वो भी एक तरह का डाइपोल है, बस वो चार्ज वाला डाइपोल नहीं है, वो एक मैग्नेट वाला डाइपोल है, और हम इसको मैग्नेटिक चार्ज के तरह से मान सकते हैं। इट इज सम अदर काइंड ऑफ क्वांटिटी लाइक चार्ज, चार्ज की तरह ही एक क्वांटिटी है, चार्ज नहीं है, कोई कुछ और है, ठीक है। चार्ज ना हो करके वो कुछ और है, लेकिन क्वांटिटी है, वो मैच करता है। जैसे +q और -q होता था, वैसे +qm एंड -qm होता है, ठीक है। लेकिन ये जो इमेजिनेशन था वो बाद में रॉन्ग पाया गया। हम ये जानते हैं आज की डेट में कि मैग्नेटिक चार्ज जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अभी की जो थ्योरी है वो मैग्नेटिक चार्ज नहीं मानती है, ठीक है, कि मैग्नेटिक चार्ज जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आगे हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम पाएंगे कि गॉस लॉ जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद। अब हम लोग आगे देखने कि हम लोग प्रैक्टिकली इन लेबोरेटरी या किसी भी एक्सपेरिमेंट में हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मैग्नेट कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं। आखिर मैग्नेटिक फील्ड की बी की वैल्यू फॉर्मूले से लिख रहे हैं, तो बी को कैलकुलेट करने का भी कोई तरीका होगा एक्सपेरिमेंटली, तो हम अब वो तरीका निकाल रहे हैं। तो ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, इसका नॉर्थ पोल यहाँ पर है और ये है साउथ पोल। इसके एक्सिस पर एट ए सफिशिएंट डिस्टेंस, थोड़ा दूर हम चले जा रहे हैं ताकि जो फील्ड वो 1/r³ वाला हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को इसका मैग्नेटिक फील्ड मेजर करना है कि इस मैग्नेट की वजह से एट सम डिस्टेंस, यहाँ से लेकर के कुछ डिस्टेंस पर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा कंपास आता है, वो कुछ इस तरह का होता है, ऐसे। मेरे पास एक कंपास है, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे डायरेक्शंस लिखे हुए होते हैं, ठीक है, ईस्ट साउथ नॉर्थ। इसको यूज करने के लिए आपको करना क्या होता है कि जो रेड वाला होता है नॉर्थ पोल होता है, इसमें रेड जो सुई लगी हुई है ना, उसमें रेड और
ये यहाँ पर वाइट जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है कि इसको एज हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखना होता है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखने के बाद आप इसको घुमाएंगे ताकि जो रेड वाला जो है, ये जो कंपास होता है नीडल, वो हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, ठीक है। तो आपको इसको घुमा करके नॉर्थ पे सेट कर लेना होता है। तो इस तरीके से आपको नॉर्थ वाले से रेड को अलाइन कर लेंगे तो बाकी सारा डायरेक्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये तो काफ़ी बड़ा कंपास है फिर भी, ठीक है, ये काफ़ी बड़ा है। आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में पूरा ये आ रहा है, ठीक है। इससे काफ़ी छोटे साइज का होता है कंपास, जो बिल्कुल छोटा सा होता है, ठीक है। कहीं कहीं पर बैग वगैरह पे, टूर वाले बैग पे छोटा सा, बिल्कुल एकदम छोटा सा कंपास इस साइज का होता है, उसमें छोटे छोटे निशान लगे होते हैं, ठीक है। कभी कभी जो बैग पैक पीछे जो बैग लगाते हैं उस पर बना होता है ये। जो लोग टूरिस्ट होते हैं ना, उनके बैग में होता है ताकि उनको डायरेक्शन पता चलते हैं, ठीक है। कई बार वो भटक जाते हैं जंगल में या कहीं पे भी, ठीक है। तो एक कंपास लेते हैं जो कि जिसमें एक नीडल लगा होता है जो कि बहुत लाइट होता है, वो बहुत छोटा कंपास लेते हैं, ठीक है। इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, एक्सपेरिमेंट में एक छोटा सा मैग्नेट यहाँ पे रखना होता है, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा ही बना के दिखा रहा हूँ कि ये मैग्नेट है और इसमें मैंने ये उसकी नीडल दिखा दी है, ठीक है। तो जब आप ऐसे रखते हैं तो नीडल किस तरीके से अलाइन होता है, आपको मालूम है कि नॉर्थ जो होता है वो साउथ को अट्रैक्ट करता है। तो इसका जो साउथ पोल है वो ऐसे घूम करके इधर की तरफ ऐसे हो जाएगा, इधर की तरफ साउथ और इधर वाला नॉर्थ आ जाएगा। साउथ पोल ऑफ द कंपास विल बी इन द, ये इधर की साइड में होगा, नॉर्थ से अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये इधर घूम के लगे। हाँ, इसका इन्फ्लुएंस काफ़ी दूर, तो अगर आपके पास ये जो मैग्नेट लिया वो स्ट्रांग है काफ़ी, तो इसका इन्फ्लुएंस काफ़ी दूर तक भी हो सकता है। और अगर आपके पास जो कंपास है वो बहुत ही लाइट कंपास है तो काफ़ी दूर से भी वो उसका इफेक्ट आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। क्योंकि अर्थ का भी तो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में भी है, तो ये जो मैग्नेट है वो अर्थ के फील्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। और उस केस में हम ये मान रहे हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल भी नहीं है, नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड बाई अर्थ। जबकि एक्चुअल कैलकुलेशन की बात करें तो उसमें आपको ये दोनों ही फील्ड कंसीडर करना पड़ेगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी और इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड भी। तब दोनों के कैलकुलेशन से ही हम लोग फाइनल कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग मान लेते हैं कि चलो ठीक है, इतना काफ़ी है। तो इसकी वजह से यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ओके, मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसको हम बी कह देते हैं, ठीक है। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट, अपना मैग्नेटिक मोमेंट है, उसको हम लोग m कह देते हैं, ठीक है, ये m है। अब हम क्या करेंगे, इसके मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए पहले इसको आप रख दोगे तो धीरे धीरे ऐसे अलाइन होकर रुका रहेगा, ठीक है। आपको क्या करना है कि इसके नीडल को हल्का सा ऐसे किसी चीज़ से ऐसे इसको हल्का सा चोट मतलब हिला देना है, इस नीडल को थोड़ा सा डेविएट कर देना है। जो आप डेविएट कर देंगे तो नीडल जो है वो ऐसे ऐसे हिलने लग जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे वो ड्यू टू फ्रिक्शन धीरे धीरे वो स्लो होकर के शांत होने या फिर रुक जाएगा, ठीक है। जब लास्ट में बिल्कुल ये हल्का हल्का ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा, बिल्कुल हल्का हल्का, ठीक है, ज़्यादा जोर से नहीं है, बिल्कुल लाइटली ऐसे ऐसे हल्का हल्का ऑसिलेट कर रहा होगा, उस केस में आपको क्या करना है, इसको मेजर करना है कि कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं। आपको एक घड़ी स्टॉप वॉच रखनी है, ठीक है। और स्टॉप वॉच में देखना है क्या है कि आपको स्टॉप वॉच ऑन कर देना है और इसके बाद आपको मेजर करना है, काउंट करना है, मेजर नहीं काउंट करना है कि कितनी बार ये ऑसिलेट हो रहा है इन 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट में कितनी बार ऑसिलेट हुआ, 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे करके आपको काउंट करना है, ठीक है। आप ये जो ऑब्जर्वेशन है 4-5 बार करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 लेंगे हम लोग, 1 मिनट टाइम कितना लेंगे, 1 मिनट। और आपको ऑब्जर्वेशन लेना कितनी टाइम कितने बार, मान लेते हैं कि वो 20 बार करता है, ठीक है। फिर आप दूसरी बार करते हैं, 1 मिनट के लिए मेजर करते हैं, स्टॉप वॉच बंद करते हैं, आप देखते हैं कि 22 बार या ये 18 बार ऑसिलेट हुआ, ठीक है। आपको ऐसे करना है, 4-5 बार करने के बाद इनका एवरेज ले लेना है, ठीक है। एवरेज नंबर आपको क्या करना है, इससे क्या निकल जाएगा कि टाइम पीरियड हम लोग निकाल लेंगे,
टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन यू विल फाइंड। ठीक है, 1 मिनट में जितनी बार ऑसिलेट होता है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को 1 मिनट में डिवाइड कर देंगे। 1 मिनट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ, या जो भी हम देखें टाइम, जितने देर के लिए आपके पास, जितने टाइम के लिए आपने मेजर किया, अब बाई नंबर ऑफ ऑसिलेशन, बाई नंबर ऑफ ऑसिलेशन, दिस विल गिव यू द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकल जाएगा। उस टाइम पीरियड को हम लोग कैपिटल टी कह देते हैं। ठीक है, कैपिटल टी कह देते हैं उस ऑसिलेशन को। तो ये प्रैक्टिकली आपको ये मेजर कर लेना है। ठीक है, नाउ आगे का जो काम है वो थ्योरी से हम करेंगे। ठीक है, अब हम इस टाइम पीरियड को थ्योरेटिकली हम इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिलेट करेंगे। ठीक है, तो आपको मालूम है कि जब ये बिल्कुल ऐसे रुका हुआ है तो इन दैट केस इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होकर रुक चुका है, और यानी कि इक्विलिब्रियम में आ चुका है। ठीक है, और इन दैट केस टोटल टॉर्क विल बी 0, क्योंकि अगर आपने इसको किसी दूसरे डायरेक्शन में ऐसे रख दिया, ठीक है, तो इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन तो ये हो जाएगा और फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा बी इधर की तरफ। तो देयर इज सम एंगल बिटवीन देम। ठीक है, दोनों के बीच में कुछ एंगल हो जाएगा। ठीक है, और ये यही एंगल चेंज होता रहता है, तो ऑसिलेट होता है और एसएचएम करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है यहाँ पे। तो टॉर्क जो लग रहा है वो टाउ इक्वल टू होता है m क्रॉस बी। ठीक है, m क्रॉस बी करके हम टॉर्क निकाल सकते हैं एट ए गिवन एंगल थीटा। जब ये ऑसिलेशन के दौरान किसी भी एंगल थीटा पर कितना टॉर्क लग रहा होगा, तो हम m क्या है, m इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस टाइनी कंपास, जो नीडल है उसका छोटा सा जो मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक मोमेंट m है। सो m इसका नहीं लेना है, m हम लोग उसका ले रहे हैं। ठीक है, b ले रहे हैं हम इसका। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बाय दिस बार मैग्नेट और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस स्मॉल कंपास। ठीक है, एक्चुअली इसकी वजह से ये फील्ड होगा एंड दैट फील्ड क्या इज अफेक्टिंग दिस मैग्नेट, बट बिकॉज ये मैग्नेट क्या है, बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, इसलिए इसकी वजह से वो अफेक्ट नहीं होगा ज़्यादा, हाँ इसकी वजह से ये अफेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि इसको हिलने की वजह से वो भी एसएचएम करने लग जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर दोनों, ये भी कोई लार्ज मैग्नेट होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता, तो इसके ऑसिलेट होने से वो ऑसिलेट हो सकता था। ठीक है, लेकिन ये रिजिडली फिक्स्ड है और ये जो है वो बहुत ही स्मॉल मैग्नेट, सो इसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। कर सकते हैं जैसे टेस्ट चार्ज लेते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, उसी तरीके से यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उस तरीके से ये एक टेस्ट मैग्नेट की तरह है। ठीक है, इसका कोई इन्फ्लुएंस उस पर नहीं है, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस उस पर हम एज्यूम कर रहे हैं। सो m क्रॉस b निकालेंगे तो ये आ जाएगा m इंटू बी इंटू साइन थीटा। ये हमने टॉर्क का मैग्नीट्यूड, मैंने वेक्टर साइन हटा लिया है। ठीक है, सो ये एम बी साइन थीटा हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि ये जो टॉर्क लग रहा है इस पे, ठीक है, जिसकी वजह से अगर ये इधर घूम रहा है तो वो टॉर्क उसको नीचे दबाएगा, और ये नीचे जा रहा है तो फिर टॉर्क उसको ऊपर की तरफ ला रहा होगा। ठीक है, सो ये हमेशा मोशन को अपोज करने वाला है। ठीक है, जैसे ये घूमना चाहता है ये टॉर्क उसको घूमने नहीं देता है, ये इसको ऐसे ऐसे करवाता है। जब ये ऊपर जा रहा होता है तो टॉर्क उसको नीचे की तरफ झुकाना चाह रहा होता है, जब नीचे जा रहा होता है तो फिर वो रिटर्न होने की तैयारी करने में लग जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो टॉर्क है वो रीस्टोरिंग है, वो अगेंस्ट द मोशन है। तो हम जान सकते हैं कि ये टॉर्क है, हम कह सकते हैं कि ये माइनस एम बी साइन थीटा। एक्चुअली टॉर्क क्या है, नेगेटिव है, अपोजिट द मोशन। और आपको ये भी पता है कि टॉर्क जो होता है वो होता है आई इंटू अल्फा। यहाँ पर आई मैं स्मॉल ले लेता हूँ, आई इंटू अल्फा, क्योंकि आई जो है वो हम लोग करंट के लिए भी यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। ओके, टॉर्क जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है। अल्फा क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको डी बाई डी टी ऑफ
डी थीटा बाई डी टी, और फिर ये आएगा डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो टॉर्क की जो वैल्यू है वो लिखी जा सकती है आई इंटू अल्फा के बदले लिखेंगे डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन, बिकॉज जब ये घूम रहा है तो धीरे धीरे ये ऊपर जाते जाते रुक जाएगा, फिर रिटर्न होगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, फिर रुकेगा, फिर वो यानी कि ऑसिलेट करने के दौरान इस वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू ए मैक्सिमम वैल्यू एंड देन फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू 0। यहाँ पर मैक्सिमम होगा वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, तो यहाँ पर क्या होगा, रुकने वाला होगा, 0 हो जाएगा। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन एंगुलर वेलोसिटी विल बी 0 एंड एट मीन पोजीशन angular velocity will be maximum. So theta is changing and this rate of change of theta is called angular acceleration, जो कि d2 theta by dt स्क्वायर लिखा जा सकता है, d ओमेगा by dt। सो टॉर्क की जो ये वैल्यू है इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ। so this implies d2 theta by dt square is equal to minus mb sin थीटा। तो ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया है। ठीक है, जैसे न्यूटन सेकंड लॉ एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन उन इक्वेशंस को कहते हैं जिसमें डेरिवेटिव के टर्म्स होते हैं, और उनको सॉल्व करते हैं बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। और भी मेथड्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जो आपको 12th क्लास से मैथ्स में भी पढ़ना है। कई तरह के डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं। ठीक है, इसको आगे प्रोसीड कर एग्जैक्टली तो ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम मान लें कि ये जो ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है, ये ऐसे यहाँ पर जाता है, फिर रिटर्न होकर के वापस ये यहाँ से ये कंपास ऐसे घूमता है, फिर ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे कर रहा है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, स्लो होता जाता है। ठीक है, जब अगर हम एज्यूम कर लें कि ये जो डिफ्लेक्शन है इट इज बाय ए वेरी स्मॉल एंगल थीटा, अगर ये डिफ्लेक्शन बहुत ही छोटे एंगल से ऐसे से कर रहा है, अगर लार्जर एंगल से कर रहा है देन यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, लेकिन अगर ये बहुत ही स्मॉल एंगल से कर रहा है, ठीक है, देन दिस इज कॉल्ड SHM। इस केस में इसको हम SHM कहते हैं, व्हेन द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस केस में आपको मालूम है कि साइन थीटा by theta limit theta tends to 0 is equal to 1. When theta is very very small, sin theta by theta is equal to 1. In that case, sin theta becomes equal to theta, where theta should be in radian. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जब आप SHM ले रहे हैं फॉर वेरी वेरी स्मॉल ऑसिलेशन, ठीक है, d2 थीटा बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस mb इंटू थीटा। साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर देंगे। ओके, अच्छा, यहां पर मैंने एक i छोड़ दिया है, i इंटू अल्फा, टॉर्क इज i इंटू अल्फा है टोटल। सो i इंटू अल्फा इज इक्वल टू द रीस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन गिव्स यू द रीस्टोरिंग टॉर्क। तो यहाँ पर I हम लोगों को पुट करना होगा। ठीक है, अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि डबल डेरिवेटिव का टर्म आ रहा है, अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर आ सकता है। ठीक है, तो पहले तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जो कांस्टेंट वाले टर्म्स हैं उनको एक तरफ लिख लेते हैं, d2 थीटा बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस mb अपॉन i इंटू थीटा। ठीक है, लेकिन आपको एक्चुअली में आपको कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको SHM का कैलकुलेशन याद करवा रहा हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन करके तो आप क्या निकालेंगे, आप थीटा निकाल सकते हैं कि कितना थीटा मूव कर चुका है। ठीक है, लेकिन वो हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है, हम कुछ निकालना कुछ और ही चाहते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन करने का कोई फायदा नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि जो हम निकालना चाहते हैं वो है टाइम पीरियड।
ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, टाइम पीरियड। सो यहाँ पर भी हम टाइम पीरियड ही निकालना चाहेंगे। तो आपको याद होगा कि जब हम SHM करते हैं तो d2x बाई dt² इज इक्वल टू माइनस, या f इज इक्वल टू माइनस kx, तो याद ही होगा। कोई स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग और मास वाला सिस्टम है, इसका मास m है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k। इसको ऐसा खींच करके छोड़ देंगे तो ये आगे पीछे मूव करता है, ठीक है। जब ये आगे पीछे मूव करेगा तो एट एनी टाइम, एनी मोमेंट ऑफ टाइम, इस पे फोर्स लगता है F इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस kx होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम एक्सटेंशन करते हैं, x इज द एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग, इसका जो एक्चुअल लेंथ है वो कुछ होगा, जब आप इसको खींचते हैं तो आप कुछ इलोंगेशन कराते हैं। सो ये जब मूव कर रहा है तो देयर इज सम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है, कंप्रेशन और एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। सो वो है x, x इज नॉट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, x इज द चेंज इन लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, नॉट स्प्रिंग, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है d2x बाई dt², फोर्स इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस kx। और फिर आप लिखते हैं कि मैं इधर कर देता हूँ, d2x बाई dt² इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस साइन इसलिए होता है कि स्प्रिंग जो होता है वो हमेशा उसके मोशन को अपोज कर, जब ये उधर जा रहा होता है तो स्प्रिंग इसको इधर खींच रहा होता है, जब ये अंदर आने की कोशिश करता है तो स्प्रिंग उसको उधर धक्का देता है। सो दिस फोर्स इज ऑलवेज अगेंस्ट द मोशन ऑफ दिस ब्लॉक। सो यहाँ पे माइनस साइन बताते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ माइनस साइन लगाते हैं, ठीक है। सो d2x बाई dt² इक्वल टू माइनस k बाई m इंटू एक्स, ठीक है। और आपको मालूम है कि अगर कोई कहीं पे SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है तो उस केस में d2x बाई dt² शुड बी इक्वल टू माइनस ω²x होना चाहिए। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, आप SHM का रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप, चलो मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूंगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि ω² क्या है, k बाई m हो गया, ω² क्या हो जाएगा, k बाई m। सो आप लिखेंगे कि ω² इक्वल टू k बाई m, सो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k बाई m। और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी होता है। सो 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट k बाई m, ठीक है। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी करते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक चक्कर लगाने में जो समय लग रहा है, ठीक है, नहीं मतलब एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। और कितना एंगल घूमा, 2 पाई एंगल घूम गया। तो 2 पाई को t से डिवाइड करेंगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा 2 पाई बाई टी। सो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के, ठीक है। तो ये इस तरीके से टाइम पीरियड हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि दिस क्वांटिटी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x के बदले क्या आ गया, थीटा। वहां पर लिनियर डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, ओके। तो ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, दिस मस्ट बी इक्वल टू ω², यानी ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट mb बाई आई। यानी कि हमने सीधा क्या निकाली, हम लोगों को कोई इंटीग्रेशन वगैरह कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप सीधे SHM के फॉर्मूले से पाते हैं क्या कि दिस क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू ω², ठीक है। और ω² है तो ओमेगा निकाल लिया। अगर ओमेगा निकल चुका है तो हम लिख सकते हैं कि 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट mb अपॉन इटैलिक आई, ठीक है। वेर इटैलिक आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस निडल। ये जो निडल है, आपको याद होगा कि बार जो होता है उसका इसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालते हैं, ठीक है। ml² बाई 12 होता है, ठीक है। तो वो कुछ, अगर आपका बार मैग्नेट बिल्कुल इसमें भी जो है वो नीडल लगा होगा तो आप उसको ml² बाई 12 लेके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 पाई बाई टी निकल चुका है। अब हम लोग यहाँ से t निकाल लेते हैं। सो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट इटैलिक आई डिवाइडेड बाई mb
तो ये तो हमने टाइम पीरियड निकाल दिया, लेकिन आपको निकालना क्या था? अगर आपको सब कुछ पता है तो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग एक्सपेरिमेंटली क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो जो 5 ऑब्जर्वेशंस लिए थे हमने, उसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया, यानी कि दिस इज नोन, ये आपको मालूम है, ठीक है। तो बेटर होता कि अगर हम लोग इसका दोनों साइड स्क्वायर रखे, वी वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, बी हम पता करना चाहते हैं, टी तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटली। तो अगर आप इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, और इधर मिल जाएगा एम बी डिवाइडेड बाई आई। तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर और यहाँ पर एम बी बाई आई निकल चुका है। तो फाइनली आपको क्या करना है कि b निकल जाएगा, b इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर i अपॉन एम टी स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई स्क्वायर इटैलिक i अपॉन एम टी स्क्वायर, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो एक बार जरा इस फॉर्मूले को देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये I जो है, और मैग्नेटिक मोमेंट वो जो आपके पास कंपास है, उस कंपास के साथ आपको जब आप परचेस करते हैं, ठीक है। अब मैंने जब परचेस किया, ये कंपास जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर नोइंग दी डायरेक्शन, ठीक है, या बच्चों को डायरेक्शन के बारे में बताने के लिए है, ठीक है। क्योंकि इसमें हो सकता है कुछ एरर हो, और थोड़ा सा एरर भी जो है वो आपको आप मान लेते हैं समुद्र में कहीं जा रहे हो, आप इस तरह कंपास यूज करते हो, रिलायबल होना चाहिए जो एग्जैक्टली सही आपको बता सके, ठीक है। ऐसा हुआ कि कल को आपने इसको किसी मैग्नेट के पास रख दिया था और इसके पोल्स में कुछ डिफेक्ट आ गया, तो ये किसी अदर डायरेक्शन में अलाइन होने लग जाए, ठीक है। तो वैसा नहीं लेते हैं, मैग्नेटिक कंपास जो होता है वो काफ़ी अच्छे से सील किया होता है, और जो लैब में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके साथ क्या होता है, उसकी एम की वैल्यू कितनी है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये सब उसके साथ प्रोवाइडेड होता है। उसका मास टोटल कितना है, ठीक है, उसका लेंथ कितना है, इसके अंदर जो नीडल दिया गया है उस नीडल का वजन जो है, मास कितना है, पूरे का मास कितना है, ये सारा डिटेल जो होता है वो उस कंपास के साथ आता है, ठीक है। तो ये m और i जो होगा आपको उस मैनुअल में मिल जाता है। टाइम पीरियड t जो एक्सपेरिमेंट के दौरान हम लोग इस t को सिर्फ कैलकुलेट करते हैं, एंड बाय कैलकुलेटिंग द टाइम पीरियड ऑफ दिस कंपास वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस बार मैग्नेट एट दिस डिस्टेंस, जहां पर ये रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा। आप सीधा मत सोच लो कि मैग्नेटिक फील्ड निकल गया तो निकल गया, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप इस बार मैग्नेट के नजदीक खड़े हैं तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर, और दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन कि कहाँ आप खड़े हैं, ठीक है। तो जो भी डिस्टेंस x है या r है, उस r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो हमने निकाल लिया यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अच्छा, जब मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ है, ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी भी कैरी करता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये इस पर टॉर्क लगा रहा है, रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क की वजह से क्या होता है, ठीक है, अगर आप इसको घुमा के यहीं पर रोक के रखो, ठीक है, जब छोड़ोगे तो फिर से ऐसे अपने आप ही अलाइन हो जाएगा, ठीक है। इट विल ट्राई टू अलाइन विद, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, द मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, विल ट्राई टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर आप इसको इसी पोजीशन में रोक के रखते हैं, देन यू आर स्टोरिंग सम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और जैसे ही छोड़ते हैं तो अपने आप अलाइन होने लग जाता है। हाँ, वो है कि आगे निकल जाता है और काइनेटिक और पोटेंशियल में ये चेंजेस आते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन ये काइनेटिक एनर्जी लूज कर देता है और फिर ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। इफ देयर वाज नो फ्रिक्शन देन ये कभी भी नहीं रुकेगा, हमेशा के लिए ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है, फॉर इनफाइनाइट टाइम। लेकिन आपको मालूम है कि कुछ ना कुछ तो कंपास के अंदर फ्रिक्शन होता है, इसलिए वो थोड़ी देर के बाद शांत हो जाता है, ठीक है। तो कितना, अगर मैग्नेटिक फील्ड B में हमने एक रख दिया है
इस तरह का कंपास, तो उस पे थीटा एंगल पर अगर रखा हो तो कितना एनर्जी स्टोर हुआ होगा, उस एनर्जी को हम UM कहेंगे। एनर्जी स्टोर्ड बाय दिस मैग्नेटिक नीडल हुज मैग्नेटिक मोमेंट इज m, उसको हम UM कहेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू S होता है। dW क्या होता है, अगर डिफरेंशियल वर्क हो रहा है तो F डॉट ds लेते हैं, और टोटल वर्क निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। उसी तरीके से टॉर्क के केस में क्या होता है, टॉर्क लगाने से भी वर्क होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है और उसकी वजह से वर्क होता है, और वो जो वर्क dW होता है वो होता है टाउ इंटू डी थीटा होता है। जैसे ये है वैसे वो है, तो बस ये क्या है, लीनियर है और ये क्या है, एंगुलर है। तो टाउ डी थीटा करने से जो वर्क डन हुआ है वो निकाल सकते हैं। सो वर्क डन बाय दिस बार मैग्नेट, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उस नीडल पे कितना वर्क करेगा, एंड उस उतना इसको अगर यहाँ पर हमने घुमा के रखा हुआ है, दैट वर्क हैज बीन डन अगेंस्ट द टॉर्क ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो वर्क जो स्टोर्ड वर्क हो रहा है, हम जो वर्क किया है वो क्या स्टोर हो जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सो दैट वर्क मस्ट बी नेगेटिव। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है, टाउ और डी थीटा का इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये वर्क निकल जाएगा। वे टाउ इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, टाउ थीटा का फंक्शन है, तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे अब। ठीक है, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी थी, -mb साइन थीटा, आप माइनस को छोड़ दीजिए। ठीक है, हम लोग माइनस साइन बाद में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे इसमें। ठीक है, साइन थीटा डी थीटा। ठीक, यहाँ पर हम साइन थीटा ही लेंगे, क्योंकि अगर आप इस पर साइन थीटा से रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे थीटा से, ठीक है, वो SHM के केस में सिर्फ कर रहे थे। ठीक है, लेकिन हम लोग वहाँ पे एंगल कुछ भी हो सकता है, ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं दिस इज नॉट फॉर SHM, ये आप किसी भी एंगल से विथ ए लार्ज एंगल भी अगर आपने घुमा दिया है तो भी एप्लीकेबल है। ठीक है, सो MB साइन थीटा पूरा लिखना होगा, तो MB बाहर लिख देते हैं। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और इसमें चाहें तो आप कोई कांस्टेंट लिख सकते हैं, माइनस कॉस थीटा प्लस सम कांस्टेंट, क्योंकि मैं भी चाहूँ तो इसमें कुछ एंगल फ्रॉम θ1 से लेके θ2 लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन के साथ एक कांस्टेंट लगा दिया। ओके, तो ये आ जाएगा -mb cos थीटा। ठीक है, और प्लस कांस्टेंट हम ये मान लेते हैं कि अगर ये यहाँ से स्टार्ट होता है इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, लेट अस सपोज दैट व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन द एनर्जी स्टोर्ड इज 0। ठीक है, तो उस केस में फिर ये C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 0 से लेके चलेंगे, ठीक है, 0 से लेके नहीं चलेंगे, आप मान लो कि ये कांस्टेंट ही है। ठीक है, फिर उसके लिए मुझे थीटा लगाना पड़ जाएगा। ओके, तो आप मान लेते हैं कि ये जो कांस्टेंट है, ठीक है, इस आपको पहले भी इस तरह कैलकुलेशन मिलेंगे जो हम कांस्टेंट लेते हैं एनर्जी के साथ। ठीक है, बेसिकली चेंज इन एनर्जी इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, नॉट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एनर्जी। एक्चुअल वैल्यू ऑफ एनर्जी कैन नेवर बी कैलकुलेटेड। तो इस कांस्टेंट को हम लोग 0 मान लेते हैं। ठीक है, सो आपने क्या देखा कि जो एनर्जी है वो कितना आ गया, UM इज इक्वल टू -mb cos थीटा, ये निकल गया पोटेंशियल एनर्जी। और आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में भी, दिस इज इक्वल टू -m डॉट बी, -m डॉट बी। m डॉट बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और b वेक्टर के बीच में कुछ एंगल है थीटा, तो m डॉट बी करेंगे तो mb cos थीटा मिलेगा, एंड दिस इज ए स्केलर, डॉट प्रोडक्ट देके स्केलर क्वांटिटी बनेगा, और माइनस साइन दिखाता है कि दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जब हम वर्क करें एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क जितना किया और जितना एनर्जी में चेंज हुआ दैट शुड बी इक्वल टू 0, टोटल शुड बी इक्वल टू 0।
तो ऑब्वियसली जो एनर्जी है स्टोर्ड वो नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो इस वर्क प्लस एनर्जी होकर 0 देगा। तो दिस इज नेगेटिव, इसी वजह से नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने निकाली। इस पे बेस्ड हम लोग आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल 5.1, ठीक है, फिर 5.2 है, 5.3 भी है। ठीक है, मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग पहले ही करवा दिया है। ओके, तो मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 5.5 करवा रहा हूँ। ठीक है, जो एक अच्छा क्वेश्चन है। वैसे अगर टाइम मिलता है तो हम लोग वो क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल 5.1 एंड 5.2, तो जस्ट इसमें आपको वैल्यू ही पुट करना है। ओके, तो आपसे ये हो जाएगा। 5.3 क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें, कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी, सबके आंसर वैसे प्रोवाइडेड हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के साथ अटैच्ड होता है, एक क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल होगा, और उसके साथ कुछ इस तरह के रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, तो वो आपको पढ़ लेना चाहिए। अच्छा, एग्जाम्पल 5.5 देखते हैं। ठीक है, पेज नंबर 181। पेज 181 पर एग्जाम्पल 5.5 कर दें। फिगर शोज अ स्मॉल मैग्नेटाइज्ड नीडल। ठीक है, एक स्मॉल मैग्नेटाइज्ड नीडल है यहाँ पर। ठीक है, P, ये है P। अगर ऐसे लिखा हुआ इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर साउथ है, इधर वाला नॉर्थ पोल है। एक नीडल है जिसका कि साउथ इधर होगा और नॉर्थ उधर होगा, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। इधर की तरफ नॉर्थ होता है, इधर की तरफ साउथ होता है। ठीक है, तो ये एक नीडल, स्मॉल नीडल रख दिया गया, प्लेस्ड एट पॉइंट O, ये किसी O पॉइंट पे रख दिया गया था। द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये जो एरो दिया गया है ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का नहीं है। ठीक है, द अदर एरो शो डिफरेंट positions and the orientations of the magnetic moment of another identical magnetized needle। ठीक है, और एक दूसरा, एक तो मतलब एक नीडल जो है वो यहाँ पे हमने रख दिया। ठीक है, और एक दूसरा ऐसा ही है। ठीक है, वैसे मेरे पास एक दूसरा भी है लेकिन मैं अभी वो नहीं निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो वो कहीं पर यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे रखा जाएगा। एक को तो परमानेंटली यहाँ पे फिक्स रखेंगे, और दूसरे वाले कंपास को, ठीक है, या नीडल जो भी है वो यहाँ पे या कहीं अदर जगह रख के चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट केस हम लोग देख रहे हैं, पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं। शो डिफरेंट पोजीशंस एंड ओरिएंटेशंस ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अनदर आइडेंटिकल मैग्नेटाइज्ड नीडल Q। तो P है और Q है दो। इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, कौन से वाले कॉन्फ़िगरेशन में सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। बी कहता है कि इन विच इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन इज द सिस्टम इन स्टेबल, और दूसरा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम में है भी तो इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल। मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको। देखो, मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक कटोरे जैसा कुछ है, ठीक है, और ये दूसरा है। अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा बॉल रख दूँ, ठीक है, और इसके टॉप पॉइंट पे बॉल रख दूँ, इसमें हल्का सा फ्रिक्शन हो सकता है नीचे। ठीक है, तो ये दोनों इसी पोजीशन में रुके हुए हैं, कोई गिर नहीं रहा है, न ये गिर रहा है कहीं, न वो गिर रहा है, वो वहीं पर रुका हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम कब होता है? व्हेन ऑल सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो एंड साइमल्टेनियसली सम ऑफ ऑल द टॉर्क इज आल्सो जीरो। जब सिग्मा एफ जीरो हो एंड सिग्मा टाउ सम ऑफ ऑल द टॉर्क, अगर ये दोनों जीरो होता है तो हम कहते हैं कि इट इज एन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो यानी कि ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी इक्विलिब्रियम में। अब स्टेबल में कौन है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कौन है, ये बताने के लिए क्या करना होता है कि आपको इस पर एक स्मॉल वेरिएबल फोर्स, मतलब एक हल्का सा फोर्स इस पर लगाना होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये आगे पीछे, इधर इधर ऐसे आगे पीछे करना शुरू कर देता है,
और धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते फिर वापस बीच में ही आ जाएगा। तो ये अपने इस पुराने वाले स्टेट को वापस रिटेन कर लेता है, ठीक है। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं कि अगर उसमें हम स्लाइटली कुछ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं, देन इट ट्राइज टू रिटेन इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो वो कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये अभी रुका हुआ है तो इक्विलिब्रियम, लेकिन अगर आपने इसको हल्का सा फोर्स लगा दिया तो एक बार ये गिरना शुरू हो गया तो फिर ये रुकेगा नहीं, गिरता ही चला जाएगा। तो इक्विलिब्रियम में तो था लेकिन अब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। सो इसका इक्विलिब्रियम जैसे ही आप डिस्टर्ब करते हैं विथ ए वेरी वेरी स्मॉल फोर्स, तो या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से अगर आप उसमें चेंजेस लाते हैं तो फिर ये अपनी इस इनिशियल स्टेट में नहीं आ पाता है, और ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी वो पूछा जा रहा है कि इक्विलिब्रियम जो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। और सी क्वेश्चन भी दिया गया है, विच कॉन्फ़िगरेशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू द लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी एमंग ऑल द कॉन्फ़िगरेशन शोन, ठीक है। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन जो है एक्चुअली वही इस क्वेश्चन के लिए हिंट है कि हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन जो नीचे प्रोवाइड किया गया है इसमें क्या कर रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन अराइजेस ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन डाइपोल Q इन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P। तो P की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लेंगे और उसकी वजह से जैसे Q1 दिया गया है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं Q5 के लिए पहले करके देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे Q5 रखा हुआ है, नहीं मैं पहले ये वाला लेके चलता हूँ, ठीक है। जो सबसे सिंपलेस्ट केस है वो पहले डिस्कस करते हैं। ये Q6, ठीक है। सो इन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अदर P, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपके पास ये एक मैग्नेट है, ठीक है, जिसका कि नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है, तो इसके एक्सिस पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड B इधर की तरफ होता है, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m/r3, where r is the distance from the center of the dipole to that point। और अगर इसके हम इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होता है, ठीक है। B इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m/r3, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड उधर की नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। हम इसी चीज़ का इन्हीं फॉर्मूलेस का यूज़ करेंगे। तो अगर आपने P देखा, यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ऐसे होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस P वाले मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे इधर होगा। अगर हम इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ होगा, ये होगा B, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन में है ना, ये यहाँ पर से देखेंगे तो ये पोजीशन इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल पोजीशन है। उसी तरीके से अगर यहाँ से नीचे चले आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इधर की तरफ होगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द Q6 वाला जो मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है, डाइपोल। आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि आपके पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है, एक बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है। इसके एक्सिस पर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इधर की तरफ होता है, और इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है, ओके। इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है, इधर की तरफ होता है, अपोजिट टू द मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट में, यानी कि माइनस साइन आ जाता है। तो अगर ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, तो उसके एक्सिस पर इसका डाइपोल मोमेंट किधर होता है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये m इधर होता है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट m इधर होता है। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट।
और उसकी वैल्यू इतनी होती है। लेकिन अगर इस बार मैग्नेट के इक्वेटोरियल पोजीशन पे आप जाते हैं तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ m, इधर है तो b उधर की तरफ होगा और इसकी वैल्यू जो होगी इसकी हाफ होती है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ट्वाइस है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो p रखा हुआ है बीच में क्या है, एक मैग्नेट रखा हुआ है, ये एरो नॉर्थ दिखाता है, ये वाला टेल जो है साउथ है। तो इस मैग्नेट की वजह से, पी मैग्नेट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, बिकॉज ये इसके एक्सियल पोजीशन पर है। यहाँ से अगर हम नीचे आते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से नीचे आते हैं, देखो बार मैग्नेट है, यहाँ पे नॉर्थ है साउथ है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा बी। और अगर हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा बी, ठीक है। ऊपर चले जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा बी, और नीचे चले जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इधर होगा बी, ठीक है। यही हम निकाल रहे हैं। यहाँ पर ऐसे मैग्नेट रखा हो तो उसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, नीचे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नीचे होगा और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरा मैग्नेट लेकर के आते हैं, कंपास हो या कोई भी नीडल हो, हम लेकर आते हैं। मान लेते हैं मैंने Q6 यहाँ पे रख दिया, तो जो मैग्नेट ला कर रख रहे हैं इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो तो इधर है, वो इस डायरेक्शन से दिया जा रहा है, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पर है। सो अगर आपने यहाँ पर ऐसे रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाय दिस P मैग्नेट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस Q6 इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल हो रहा है। तो आपने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी जो था UM वो क्या था, माइनस m डॉट b था, जो कि क्या है -mb cos थीटा, ठीक है। दोनों के बीच में अगर एंगल 0 है, व्हेन एंगल इज 0, ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है, cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि जब दोनों पैरेलल होगा, ठीक है, तो आपके बुक में भी लिखा हुआ है कि इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। पहले की तो बात ये यहाँ पे नीचे लिख दिया गया है, यूज द रिजल्ट दैट द फील्ड ड्यू टू पी इज गिवन बाय दीज एक्सप्रेशंस। तो आपको ये एक्सप्रेशन समझ में आ गया, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। और एम पी किसको कह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू दिस पी मैग्नेट, ओके। पी मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग क्या ले रहे हैं, एम पी लेके चल रहे हैं, ठीक है। मैं इनको मिटा देता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जो नीचे लाइन लिखा हुआ है कि इक्विलिब्रियम इज स्टेबल व्हेन MQ इज पैरेलल टू BP। तो इक्विलिब्रियम कब होगा स्टेबल, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेबल होने के लिए MQ जो होना चाहिए M ड्यू टू Q, MQ शुड बी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड बाय P। अगर ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जो होगा स्टेबल होगा। और अनस्टेबल कब होगा, व्हेन इट इज एंटी पैरेलल। अब ऐसा क्यों है, आपको मालूम होगा कि देखो मैं आपको एक कॉमन एक्सपीरियंस से भी बात समझा रहा हूँ। एक मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है। अगर आप इसके पास में एक दूसरा मैग्नेट लेकर के आओगे नॉर्थ और साउथ, तो ये नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये क्या करेगा, इसको उलट देगा, ठीक है। ये ऐसे मैग्नेट को घुमा देगा। अगर ये मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है तो बिल्कुल ऐसे घूम जाएगा ऐसे, और नॉर्थ वाला साउथ को अट्रैक्ट करना चाहेगा, ठीक है, और इधर की तरफ साउथ आ जाएगा, इधर नॉर्थ आ जाएगा, और हो सकता है कि ये ऐसे चिपक भी जाए, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका जो नॉर्थ का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इधर की तरफ है, ओके, M1। और अब फाइनली जब दोनों इक्विलिब्रियम, जैसे ये नॉर्थ को रिपेल करेगा, घुमा के साउथ को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो M2 इधर आ जाएगा। सिंपली आप देख सकते हैं अगर दो मैग्नेट्स के मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो पैरेलल हैं, ठीक है, तो स्टेबल रहेगा, ठीक है।
यानी और इसका मैग्नेटिक फील्ड की इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इधर होगा, यानी कि इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर B जो है 1 B/1 इज इन दिस डायरेक्शन और ये M2 के पैरेलल है, सो दिस इज स्टेबल। तो आप देखते हैं कि Q6 जो है वो ये पैरेलल में है, तो ऑब्वियसली स्टेबल भी इक्विलिब्रियम में होगा और इक्विलिब्रियम में तो होगा ही, तभी तो स्टेबल होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम में ही नहीं हुआ तो स्टेबल की बात ही नहीं करनी है। ठीक है, तो ये Q6 वाले में पैरेलल आ रहा है, सो इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे दूसरा जो केस है, मैं ये Q4 वाला केस डिस्कस करता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड तो भाई यहाँ पर BP ऐसे P के बारे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर होगा और यहाँ पर हमने जो Q रखा है वो Q4 नीचे की तरफ घुमा के रखा था। तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर दोनों एक दूसरे के अपोजिट में रखा हुआ है। ठीक है, व्हेन इट इज एंटी पैरेलल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं बताया गया है कि इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ये वाला केस जो है वो पहला जो PQ1 जो है, ठीक है, जब वो हम लोग या वो डिस्कस कर ही लें। ठीक है, PQ1 एंड PQ2 वाला भी केस डिस्कस कर लेते हैं। चलो पहले तो देखो ये अपोजिट में है। ठीक है, पैरेलल तो है लेकिन अपोजिट में, सो इट इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये अनस्टेबल एग्जांपल हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको ये वाला केस पहले डिस्कस करता हूँ। PQ1 डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक मैग्नेटिक जो रखा गया है डाइपोल, वो ऐसे रखा गया है, ये Q1। ठीक है, यानी कि यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा और यहाँ पे साउथ पोल होगा। इसका नॉर्थ पोल यहाँ पर है, साउथ पोल यहाँ पर है। ठीक है, इनको मिटा लेते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे संबोध करना है कि यहाँ पर एक नॉर्थ पोल रखा हुआ है, यहाँ पे साउथ पोल रखा हुआ है और एक मैग्नेट जो है वो ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अगर आप इसको यहाँ पर ऐसे, ये मैग्नेट है, आप इसको ऐसे लेकर के यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो आपको पता है ना कि इसका जो नॉर्थ है यहाँ पर है, ऐसे नॉर्थ। ठीक है, ये वाला नॉर्थ जो होगा वो क्या करेगा, इस नॉर्थ से रिपेल होगा और इस साउथ से अट्रैक्ट होगा। ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा कि नहीं, ये ऐसे घूमना चाहेगा, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, बिकॉज ये मैग्नेट जो है वो इससे रिपेल होगा। और अगर आप इसको फार्मूले से भी चेक करें तो आपको मिल जाएगा। देखो कैसे, फार्मूले से कैसे मिलेगा, इसकी वजह से, इस मैग्नेट की वजह से, ठीक है, ये जो P है इसकी वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो BP होगा, ठीक है, वो नीचे की तरफ होगा, बिकॉज ये इक्वेटोरियल पोजीशन में होगा। अगर आप मैग्नेट से यहाँ पर आएंगे तो मैग्नेटिक, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर है M, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगा B। सो BP जो है वो इस मैग्नेट की वजह से यहाँ पर नीचे की तरफ होगा। तो ये BP का डायरेक्शन इधर है और ये जो डायरेक्शन है वो किसका है, M का। ठीक है, ये M है इसका, दोनों के बीच में 90 का एंगल है। तो अगर आप इस फार्मूले में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पुट करेंगे तो cos 90 के 0 आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रहा है, 0 आ जा रहा है। ठीक है, पोटेंशियल नेगेटिव अगर आता तब तो इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 आ रहा है, ठीक है, तो PQ1 और PQ2 वाला जो केस है, उन दोनों ही केसेस में आपको पता है कि यहाँ पर कॉस में 90 डिग्री पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो 0 आ जाएगा। तो इसमें कोई भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं हो पाएगा। और उसके बाद क्या होगा, इसको एनर्जी से समझने में थोड़ा दिक्कत है। आप इसी से समझ लो कि यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल इसको रिपेल करेगा और साउथ पोल जो है वो इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ये ऐसे घूमना चाहेगा, वो उसी पोजीशन में नहीं रुकना चाहेगा। ठीक है, यानी कि वो इक्विलिब्रियम में है ही नहीं। ठीक है, स्टेबल और अनस्टेबल की बात ही नहीं करनी है, वो इक्विलिब्रियम में है ही नहीं। ठीक है, सिंपली नहीं है। अच्छा, आगे देखते हैं। ये Q2 वाले केस में जो दूसरा मैग्नेट रखा गया वो ऐसे रखा गया, यानी कि यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पे साउथ पोल होगा। ठीक है,
और यहाँ पर जो रखा हुआ है नॉर्थ एंड साउथ पोल ऐसे, तो आपको ये पता है कि जो साउथ पोल है वो इस साउथ पोल से क्या होगा, रिपेल, ये इसको रिपेल इधर इधर इस पर रिपेल करेगा और ये नॉर्थ पोल को वो उधर से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यानी कि इसको ऐसे घुमाना चाहेगा, ऐसे घुमाना चाहेगा, इसकी वजह से यहाँ पे टॉर्क लगेगा। दिस टॉर्क इज एक्चुअली नॉट जीरो, आपको टॉर्क भी निकालना चाहिए। और टॉर्क क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू निकाल सकते हैं, वो होता है m क्रॉस b, ठीक है। यहाँ पे हम टाउ को भी चेक कर, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि फॉर द केस ऑफ इक्विलिब्रियम द टोटल टॉर्क शुड बी जीरो। तो क्या टोटल टॉर्क जीरो होगा? नहीं होगा, क्योंकि देखो ये जो है इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो इधर m इधर की तरफ है इस मैग्नेट का, और इस मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, एट इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होगा, ठीक है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है और इसका अपना जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इधर की तरफ है, दोनों के बीच में 90 का एंगल है। तो जब आप निकालेंगे आ जाएगा m इंटू बी पी, ये एम क्यू है, एम क्यू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द क्यू इंटू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द पी इंटू साइन 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 1। तो दिस टॉर्क इज नॉन जीरो, इस पर टॉर्क लग रहा है, इस पोजीशन में रखने पर इस पर टॉर्क लग रहा है, यानी कि घुमाना चाहेगा, सो इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो आप टॉर्क कैलकुलेट करके निकाले हैं कि इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। अगर आप Q6 की बात करते हैं, ठीक है, Q6 की बात करें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो MP इधर की, सॉरी BP जो है वो ऊपर की तरफ है और MP जो है MQ वो ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर दोनों पैरेलल है, सो थीटा क्या है, जीरो है, साइन थीटा जीरो है, यानी कि टॉर्क देयर इज नो टॉर्क एक्टिंग, वो पूरी तरीके से अलाइन हो चुका है जहां पर होना चाहिए, हमने ऐसे पोजीशन में रखा है, सो टॉर्क इज जीरो। तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। अब नाउ इक्विलिब्रियम में था, लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ये पता लगाने के लिए फिर आपको एनर्जी देखना होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम में है कि नहीं ये पता लगाने के लिए आप टॉर्क चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर ये टॉर्क इट हैज सम वैल्यू, अगर ये टॉर्क जीरो आ रहा है तो इक्विलिब्रियम में होगा, और अगर जीरो नहीं आ रहा है तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ठीक है। अगर जीरो आ चुका है, ठीक है, जैसे इस केस में जीरो आ चुका है, अब हमें पता लगाना है कि स्टेबल वाला इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल वाला इक्विलिब्रियम है। उसके लिए अब आपको u निकालना होगा, ठीक है। मैंने थोड़ा सा पहले वो बता दिया, मुझे पहले टॉर्क भी बताना चाहिए था। सो टॉर्क पहले निकाल लें, ठीक है, टॉर्क निकालना है और चेक करना है कि टॉर्क जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर जीरो आ रहा है तो इक्विलिब्रियम होगा, और जीरो नहीं आ रहा तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। जीरो आ चुका है यहाँ पे, यानी कि इक्विलिब्रियम है। नाउ चेक करना है कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, उसके लिए आपको फिर u निकालना होगा, ठीक है। अब अगर ये u जो है वो ये तो ऐसे ही बता दिया, u के बिना भी आप बता सकते हैं कि अगर ये पैरेलल है, इफ दिस इज पैरेलल देन द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल, और अगर ये एंटी पैरेलल होगा देन इक्विलिब्रियम विल बी अनस्टेबल। तो आपको ये बाकी केसेस में मैं एक आध केस और करवा देता हूँ, ओके। जैसे कि ये Q3 वाला केस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये P है ऊपर की तरफ, ठीक है, ये P, और Q है यहाँ पर Q3, ये Q3 ले रहे हैं, तो यानी कि M3 जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। M3 इज डाउनवर्ड, और इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, आप इक्वेटोरियल पोजीशन की बात कर रहे हैं, इस मैग्नेट के ये एक्सियल पोजीशन होगा और ये होगा इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, BP इज डाउनवर्ड। तो दोनों क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, यानी कि क्या होगा, ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम शो करेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि B का जो फर्स्ट है वो PQ3 इज द स्टेबल कंडीशन, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी जो बच गए हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है होमवर्क में, 5.1, 5.2, 5.3
5.4 5.5 मैंने करवा दिया है, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ से हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके, तो आप मैग्नेटिज्म और इसके बाद फिर हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म वाले टॉपिक में चले जाएंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स करना है और फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 क्लासेस और चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए।